हेलो दोस्तों। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूसीसी। यूसीसी होता क्या है, यूसीसी के फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या है, किस किस पर उसके नुकसान जाएंगे और किस किस के ऊपर उसके फ़ायदे जाएंगे। दोस्तों यूसीसी का मीन्स होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको बोलते हैं हिंदी में समान सिविल संहिता। दोस्तों ये जिस समय गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जो है बीजेपी, ये इस बिल को लाने की तैयारी कर रही है और इस पे काफ़ी विरोध भी हो रहा है, इसका सपोर्ट भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आपको लगता है कि ये बिल आना चाहिए तो प्लीज़, या आपको लगता है कि बिल नहीं आना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपकी इसमें क्या राय है। बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर ये क्या है कि हर एक कानून को एक समान अधिकार देने की बात करता है, मतलब हर व्यक्ति पे एक कानून लागू करने की बात करता है। वैसे तो इंडिया में दो तरह के कानून होते हैं, एक होता है सिविल सीपीसी सिविल कोड, एक होता है क्रिमिनल कोड, जिसमें कि मेन चीज़ क्या है कि क्रिमिनल कोड है वो तो एज इट इज सब पे लागू होता है, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी। एक होता है सिविल कोड। सिविल कोड में क्या दिक्कतें आती हैं कि भाई जैसे फैमिली मैटर है या फैमिली डिस्प्यूट है, हिंदू रीति रिवाजों में अलग चीज़ें होती हैं, मुस्लिम लॉ में अलग चीज़ें होती हैं, ईसाइयों में अलग होती है, सिखों में अलग होता है। तो इसी हिसाब से हाल ही में अभी नरेंद्र सिंह मोदी जी ने अपना एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने यूसीसी की जिक्र किया, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया। तो प्लीज आप एक बार वो वीडियो देखिए। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। दोस्तों इसमें मोदी जी ने कहा है कि परिवार, अगर मान लो एक ही परिवार में कई व्यक्ति रहते हैं और उन्हीं व्यक्तियों में से अगर हर एक व्यक्ति अपना अलग कानून बनाएगा तो यह घर परिवार कैसे चल पाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर एक ही देश में अलग अलग कानून बने होंगे तो ये सारे कानून अलग अलग तरीके से कैसे चल पाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग इस बिल को लाया जा रहा है कि हर एक इंसान पर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी मजहब का हो, हर एक व्यक्ति पर समान जो सिविल कोड होगा वो लागू किया जाएगा, मतलब समान कानून लागू किए जाएंगे। तो इस यूसीसी इसी बात को कहता है कि समान सिविल संहिता। तो दोस्तों इसमें क्या क्या फायदे हैं यूसीसी में फायदे बताए गए हैं। फायदे जो हैं इसमें फायदे सिंपल से बताए जाते हैं कि जिसके फायदे हैं वो, जैसे कि महिलाएं हैं, जैसे अब मोमडन मुस्लिम लॉ में क्या है, मुस्लिम लॉ में जो आदमी होते हैं उनको 4 शादी करने की परमिशन होती है, 4-5 शादी करने की उनको परमिशन मिली हुई है, पर लेकिन उसमें औरतों को किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं है। या जैसे देखो वैसे उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी लिखा हुआ है कि जैसे पहली वाइफ एक्सपायर हो गई हो तो वो दूसरी शादी कर सकता है, या दूसरी वाली को बच्चे नहीं हो रहे हो तो वो शादी कर सकता है तीसरी, या फिर तीसरी वाली अपना स्वीकार करती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो वो अगली शादी कर सकता है। इसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे सब कुछ रिजल्ट मिले हुए हैं। अगर इसी तरीके से जो महिला पक्ष है अगर वो इस बात को कह दे तो उसके लिए उसमें कोई भी पक्ष नहीं है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी बार कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा भी कि इसमें 4 केस हैं कि जिसके बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड में बार बार उसको जिक्र किया गया है। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या है मेन कि जो फायदे होंगे वो होंगे तलाक के लिए फायदे। जैसे मान लो कि क्या होता है मुस्लिम लॉ में कि क्या पर्सन, उनका जो लॉ है उनका क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप पहले क्या था कि 3 बार तलाक 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 कहा तो देन वो तलाक स्वीकार हो गया। दूसरी बार क्या हुआ था कि अब क्या होता है कि जो सिंपल सा होता है कि आप हर महीने में एक नोटिस भेजोगे अपनी वाइफ को, देन
3 नोटिस भेजने के बाद वो तलाक आपका हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी इस तरह कोई मतलब काम नहीं है, या इस तरह कोई भी प्रोसीजर नहीं है जैसे कि हिंदू के लिए बनाए गए हैं प्रोसीजर। जैसे कि डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट जाता है, कोर्ट जाने के बाद वहां पूरी ही प्रोसेस चलती है, पूरी प्रोसीडिंग होगी, उसके बाद ही उसको डाइवोर्स मिलेगा। इस तरीके से उसमें जो क्या है कि मुस्लिम जो महिला है उनको बेनिफिट मिलेगा। इसी हिसाब से ईसाइयों में भी इसी तरह का चलता है, जो ईसाइयों की जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। और इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? इसके नुकसान ये होंगे कि जैसे कि जो महिलाएं हैं, जो ट्रिब्यूनल एरिया हैं, जो जनजाति क्षेत्र हैं, जनजाति जो भी जितनी भी जातियां हैं उन सबको इसमें नुकसान मिल सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मोमडन लॉ में ही सिर्फ कि 4 शादियों का रिवाज होता है या इस तरीके से। तो जो जनजाति एरिया है, जनजाति जो जितने भी व्यक्ति हैं उनमें भी इसी तरह के किसी जातियों में 4 शादी, 3 शादी, 2 शादी का भी उनमें भी प्रचलन चलता हुआ है। तो वो अपने उनको रीति रिवाज मानते हैं, तो उनको भी काफी इसमें लॉस होगा। बाकायदा काफी स्टेट हैं उन्होंने तो इसको स्वीकार करने से मना किया है कि भाई जनजाति क्षेत्र में इस चीज को स्वीकार किया जाएगा तो उनकी जितनी भी सारी जनजातियों की जो अपनी रीति रिवाज बने हुए हैं सारे खराब कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए उसमें भी उनको मतलब अभी तक सपोर्ट में उनको वोट नहीं मिले हैं। तो दोस्तों इसमें नुकसान जनजातीय क्षेत्र के हो जाएंगे काफी, और भी इसमें जैसे और व्यक्तियों के भी इसमें काफी नुकसान है, जैसे कि हिंदुओं में भी काफी नुकसान है। हिंदुओं में मैं आपको बताऊंगा कि नुकसान क्या क्या है। और इसमें दोस्तों इसमें क्या है कि जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसमें क्या कहा है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसमें कहा है, उसमें एक मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग कम से कम 3-4 घंटे की मीटिंग वो चली है। देन उसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने उस चीज को विरोध किया है। दोस्तों इसी तरीके से इसमें एक लॉ कमीशन भी हुई थी, लॉ कमीशन बैठाई गई। तो लॉ कमीशन में उन्होंने कहा कि हमने इसमें अपना थोड़ा सा रिस्पॉन्स चेक किया लोगों का कि इसमें क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो वो बता रहे हैं कि अब तक हमने 8.5 लाख लोगों से इसके बारे में पूछताछ की है कि इसमें क्या ठीक है क्या गलत है। और दोस्तों इसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और जो महिलाएं हैं उनके फ़ायदे क्या होंगे। इसमें उनके फ़ायदे होंगे जैसे कि मुस्लिम जो वुमेन्स होती हैं उनको जैसे कि तलाक के लिए उनको आसानी मिल जाएगी कि जो सबके ऊपर तलाक का कानून इस्तेमाल किया जाएगा वही उनके ऊपर किया जाएगा। बिद्दत में उनको बेनिफिट मिल जाएगा, जो हलाला वगैरह होते थे या उनके ऊपर उसको बेनिफिट उनको मिल जाएगा कि वो अपने उसी तरीके से कानून का इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे आम नागरिक सब करेंगे। तो उनको इस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट है। और दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें कितना मैंने आपको बता दिया कि 2 तरह के लॉ होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया कितने तरह के लॉ होते हैं। 2 तरह के लॉ होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल तो आपका ठीक है, जो जैसा आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये सब रेगुलर बेस पर ही जो चल रहे हैं। बट जो दिक्कतें होती हैं सारी सिविल केस में होती हैं, मतलब सिविल लॉ में होती हैं। सिविल लॉ में दिक्कत आपको बताई थी कि भाई किसी की रीति रिवाज अलग होते हैं, किसी के अलग होते हैं, किसी का फैमिली मैटर होता है। जैसे इसमें और सिविल में उसमें मतलब जो बता रहा हूँ मैं यूसीसी में क्या क्या आपको पॉइंट मिल सकते हैं इसमें आगे। इसमें ये पॉइंट मिल सकते हैं कि जैसे जो हमारे ये गार्जियनशिप एक्ट वगैरह है, हिंदू मैरिज एक्ट है, तो इनमें भी उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। सक्सेशन एक्ट हो गया, ठीक है ना, अडोप्शन एक्ट हो गया। तो इन चीज़ से इनको काफ़ी इन सबको बराबर का उसमें अधिकार मिल पाएगा। तो इस हिसाब से वो किस किस पॉइंट पर यूसीसी ज़्यादा ध्यान देगा, यूसीसी आपको बता दिया मैंने किस किस पॉइंट पर ध्यान देगा। जैसे कि भाई वारिस के लिए अकॉर्डिंग ज़्यादा ध्यान देगा कि भाई जो वारिस हैं वो कैसे विवाह कैसे होंगे, सबके विवाह के अकॉर्डिंग। भाई देखो विवाह करने की सबकी रीतियाँ अपनी एक ठीक है, परंतु विवाह करने की रीतियों के साथ में जैसे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है, इस तरीके से। या जैसे भाई जैसा कोई गोद लेने का अधिकार होता है, जैसा हमारे में कहते हैं गोद लेने का अधिकार 21 साल की उम्र का गैप होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी को गोद ले रहा है तो उसके बीच में 21 साल की उम्र का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 25 साल का लड़का और 24 साल की लड़की को गोद ले ले, नहीं, उसके बीच में दोनों के बीच में 21 साल की उम्र का गैप होना चाहिए। ऐसे उत्तराधिकारी के लिए होता है। जैसे उत्तराधिकारी क्या है कि भाई हिंदू लोग में तो ऐसा होता है कि जैसे कि भाई दादा हैं, ठीक है, दादा के बाद पापा हैं, पापा के बाद उनके बच्चे। जैसे मान लो पापा एक्सपायर हो गए, दादा अभी जीवित हैं, तो उसके बाद अगर दादा कल दादा एक्सपायर होते हैं तो सीधा वो प्रॉपर्टी का अधिकार उनके बच्चों पे आ जाएगा। मतलब उनके जो पोते हैं, पोते पड़पोते पोतिया वगैरह हैं, उनके पास वो पूरा अधिकार उनको मिल जाएगा। मोमडन लॉ में क्या है कि मोमडन लॉ में ऐसा नहीं है कि मोमडन लॉ में जैसे मान लो पापा हैं,
दादा हैं, दादा का पापा है, पापा के बाद उनके बच्चे हैं, तो जब अगर पापा एक्सपायर हो जाए तो दादा का हक बनता है कि वो प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं। दादा लाइफ प्रॉपर्टी वो किसी को भी किसी के भी नाम वो कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक टू वन नीचे प्रॉपर्टी का आता रहेगा। तो इसी हिसाब से इसमें मेंटेनेंस का हो गया। मेंटेनेंस के लिए इसमें काफ़ी केस है, 3-4 केस थे। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि मेंटेनेंस के लिए क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें अब तक हमें यूसीसी लागू कर देना चाहिए था। इसके सपोर्ट में 2-3 स्टेट भी हैं। एक तो इसमें उत्तराखंड इसके सपोर्ट में है, ठीक है, और प्लस में एमपी इसके सपोर्ट में है, और प्लस में गोवा में तो बाय द वे यूसीसी चल ही रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो गोवा का यूसीसी है वो काफ़ी अच्छा यूसीसी बनाया गया है। मतलब यूनियन सिविल कोड काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जब से वो आज़ाद हुआ था पुर्तगाल से, देन तब से ही वहाँ पे यूसीसी लागू किया गया हुआ है। दोस्तों, इसमें यूसीसी की डिमांड सबसे पहले कहाँ से हुई, इस सबको बताता हूँ। जो यूसीसी की डिमांड है, सन 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट फाइल की थी। उन्होंने कहा था कि क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट में यूसीसी को आप लागू कर सकते हो, ठीक है। देन इसी के बाद जैसे उन्होंने बोला कि क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट में आप यूसीसी लागू कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें सबके लिए बराबर होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, लॉ सबके लिए बराबर होने चाहिए, हर चीज़ उसी हिसाब से बताया। वरना अगर सब अपने अपने लॉ से चलेंगे तो जब मोमडन होते हैं वो कहते हैं हम अपने सीरियल लॉ से चलेंगे, जो उनके सीरियल लॉ है। हिंदू के अकॉर्डिंग उनके अपने लॉ हैं, सिखों के अपने अलग लॉ हैं। तो उसी के लिए उन्होंने बोला कि ये चीज़ें सब एक ही यूसीसी के अकॉर्डिंग जितना भी कार्य है सब कुछ एक ही तरीके से होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें सब क्या है कि इसमें उसी के बाद से आईपीसी बनी। आपको पता है आईपीसी 1860 में बनाई गई, जबकि जो ये बिल के लिए जो सबसे पहले मांग उठी थी वो 1835 में उठी थी। देन दोस्तों, उसी के बाद बस इसमें क्या करा कि जो हिंदू और मोमडन थे उनके लिए उनके पर्सनल लॉ थे वो उनको उसमें इंक्लूड नहीं किया। उनको पर्सनल लॉ को उनको छोड़ दिया कि आप अपने लॉ अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों, इनकी जो डिमांड यहीं से स्टार्ट हुई 1835 से। और जबकि इसमें क्या है कि तो इसमें 1941 में एक कमेटी बनी जो BN राव कमेटी थी। उस कमेटी में हिंदू सिविल लॉ को बनाने की बात की गई कि भाई हिंदू सिविल लॉ बनने चाहिए। परंतु इस कमेटी को 1948 में एक बिल भी लाया गया सदन में कि जो हिंदू कोड बिल था, मतलब जो हिंदू के लिए हिंदू संहिता जो बिल था वो पेश किया गया तथा इस बिल में बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट जैसे रीति रिवाजों से आज़ादी देने की बात की गई। परंतु इसमें उस समय जनसंघ के जो नेता थे, जनसंघ मतलब उस समय नई नई बीजेपी बनी थी, जो उसके नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और करपात्री महाराज जो समेत कई नेता थे, जो उसमें उन्होंने उस चीज़ के लिए उस पर विरोध किया। और ये बिल जो है इस पर कोई भी तक एक्ट उस समय नहीं बनाया गया, ये इस बिल को उस समय रोक दिया गया। उसके बाद 10 अगस्त 1951 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नेहरू जी को एक पत्र लिखा और पत्र लिखा उसको दबाव में बोला कि आप इस तरह का हिंदुओं के लिए बिल क्यों नहीं बनाते हो। तो उसके बाद क्या हुआ, विरोध तो उस पर भी काफ़ी हुआ, पर लेकिन 1955 और 1956 में नेताजी ने वो बिल दोबारा सदन में लेकर आए उस बिल को, और उसको पास किया गया। वो 4 एक्ट बनाए गए उसमें, जो माइनर एक्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा है इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तीसरा है इसमें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और चौथा है इसमें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इन चारों को सदन में लाने के बाद ये फिर चारों जो हिंदुओं के ऊपर है एक्ट पास किए गए और इनके ऊपर कानून बनाया गया। तो दोस्तों, इसी हिसाब से उस समय फिर जो गवर्नमेंट थी, जनसंघ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये कहा कि चलो हिंदू के लिए तो एक्ट आ चुका है, अब मोमडनों के लिए क्या एक्ट लाया जाए। भाई देश में तो वो भी रहते हैं, तो उनके लिए क्या एक्ट लाया जाए। हिंदू के लिए ऐसा एक्ट आ गया कि मैरिज एक्ट आ गया, सक्सेशन एक्ट आ गया, ये सब एक्ट आ चुके हैं, पर मोमडनों के लिए इसमें किस तरह का एक्ट बनाया जाए और किस तरह का एक्ट लाया जाए। तो दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग जो उस समय की सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उन्होंने ये कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 जो उनका अपना लॉ है पर्सनल लॉ, उसको उस समय पे लागू किया गया। परंतु उसमें भी काफ़ी
प्रॉब्लम थी, जैसे कि बिद्दत की अमाउंट कौन देगा, बिद्दत कैसे होगी, या तलाक के बारे में, जैसे 3 तलाक था कि 3 बार तलाक बोल दो तलाक हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग काफ़ी उसमें भी प्रॉब्लमें थी। और इसी हिसाब से कि एक ईसाइयों के लिए बनाया गया कि ईसाई विवाह अधिनियम 1872, इसी हिसाब से पारसी विवाह और तलाक अधिनियम बनाया गया, इसी हिसाब से सिख आनंद विवाह अधिनियम 2012 लागू किया गया है, जो सबके ऊपर अपने अपने पर्सनल लॉ बनाए गए। और दोस्तों इसमें आपको बता देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के केस थे जिसके ऊपर यूसीसी की डिमांड काफ़ी उठी, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार ये कहा कि जो आर्टिकल 44 है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, वो एक जो शब्द है वो बिल्कुल दबके रह गया, उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। तो ये केस कौन कौन से थे, इसमें जो पहला केस था वो था कि शाहबानो प्रकरण, 1985 का ये केस था। ये केस जो था ये मेंटेनेंस के लिए केस था, कि उन्होंने बोला कि हम तो भी अपने जो मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग, जो हमारा पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग, जब हमने जो चीज़ जो पैसे डिसाइड किए हैं हम वही देंगे। देन वो 60 साल की थी, देन उसको छोड़ दिया गया था। तो इसके लिए जो क्या हुआ कि फिर ये केस जो गया था सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो मेंटेनेंस है CRPC 125 के अकॉर्डिंग इसको मेंटेनेंस दिलवाया और यूसीसी को लाने की बात की गई। उस समय के जो तत्काल प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने इसको चेंज कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और उस पर एक्ट लाने की बात करी, उन्होंने वो चीज़ चेंज करके उन्होंने उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। तो दोस्तों उसके बाद फिर दूसरा केस आया सरला मुदगल का, ये 1995 का केस था। तीसरा केस आया जॉन बलवंत का, ये 2003 का केस था। फिर जो चौथा केस आया था ये आया था स्यारो बानो का, 2017 का केस था। ये 4-5 केस आए, इसमें सब में यूसीसी की बात की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट अब भी ये कहती है कि यूसीसी लाना बहुत जरूरी है। यूसीसी के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट काफी टाइम से है कि इसको आना जरूरी है, सबके ऊपर समान अधिकार, समान संहिता, समान कानून लागू किए जाने चाहिए। तो दोस्तों पर लेकिन इसमें हमेशा एक विरोध बना रहता है। दोस्तों मैं आपको बताया ना कि इसमें जो मेरा अगला पॉइंट है यूसीसी को लेकर हमेशा इतना विरोध क्यों। इसमें दोस्तों इसमें विरोध इसलिए होता है कि हिंदू पक्ष में जरूरी नहीं कि सारे ही सपोर्ट में हों, कुछ इसमें ऐसा है कि भाई जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो जैसे जनजाति, मेरे को बताया जनजाति क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, या प्लस में भाई काफ़ी कानून इसमें इस तरह के हैं कि जो हिंदुओं के लिए भी काफ़ी नुकसानदेही हैं, तो वो उनको सपोर्ट में नहीं कर रहे। इसमें मुस्लिमों के लिए भी मुस्लिमों में भी काफ़ी व्यक्ति हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि वो ये कहते हैं कि जिस समय पे हमारा ये लॉ तैयार हुआ था सन 1400, मतलब 1400 साल पहले जब ये हमारा लॉ स्टार्ट हुआ था, जो हमारे जो पैगंबर साहब हैं, मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने इस लॉ को बनाया। और 1947 के बाद जब आज़ादी मिली उसके बाद भी हमें इस लॉ को हटाने के लिए कभी कोई बात नहीं की गई, ये हमारे लिए हमेशा इसी तरीके से बना रहा। और तीसरा उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 25 है वो हमें अपने कानूनों की, अपने रीति रिवाजों की, अपने जो भी हम रीति रिवाज है, हमारे कानून है, या जो हम कार्य करते हैं उसको हमको करने के लिए परमिशन देता है। आर्टिकल 25 उस चीज़ को एक तो अपना अधिकार जो है उसको उसमें बेनिफिट देता है कि जो हमारा अधिकार है कि हम अपने भगवान की या अल्लाह की या इस तरह की सबकी पूजा कर सकते हैं, या हम उसके लिए नमाज पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए उनको बोला कि अगर हमारे कानून के साथ छेड़छाड़ होगी तो हमारे जो अधिकार होंगे उस चीज़ में छेड़छाड़ की जाएगी, तो इसीलिए वो उसमें विरोध में है। तो दोस्तों इसी हिसाब से बीजेपी इसको इतना प्रेशर क्यों कर रही है इसी समय में लाने के लिए, कि भाई मुझे लगता है कि क्या पता इस सत्र में, ये जो इस सत्र आएगा इसमें इसको इसको एक्ट बना भी दिया जाए या इसको पास कर दिया जाए। क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, एक 2019 का जो उसका मैनिफेस्टो है उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है बाकायदा कि यूसीसी को हम लेकर आएंगे। जिस हिसाब से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया था तो उसमें पॉइंट है कि यूसीसी को हम लेकर आएंगे, तो इसलिए बीजेपी भी इसको लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों इसमें मैंने एक पॉइंट और लिखा है कि यूसीसी से महिलाओं को फ़ायदा। मैंने आपको फ़ायदा बता ही दिया है कि इसमें महिलाओं को फ़ायदा क्या होगा, कि काफ़ी जो महिलाएं हैं जैसे कि उनको भाई काफ़ी उत्पीड़न में रहती हैं, काफ़ी प्रताड़ित की जाती हैं कि भाई
तलाक के अकॉर्डिंग भाई 3 बार नोटिस भेज दिया, तलाक हो गया, तो देन ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। या भाई हलाला के हिसाब से देखा जाए तो उस चीज़ से काफ़ी उत्पीड़ित रहती हैं, तो देन इसलिए उस लोग को ख़त्म करने के लिए इसको लाया जा रहा है। और दोस्तों इसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई जो बाल विवाह है, सती प्रथा है, घूंघट का रिवाज है, इन सब के लिए भी जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में सब चीज़ें आ चुकी हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यूसीसी का मतलब क्या है, कि सबके ऊपर एक ही कानून लागू होना, हर व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये मेरी वीडियो मैंने बना दिया आपके लिए, यूसीसी के लिए, कि जिसको पता नहीं था वो भी प्लीज़ इसको देख लेना, पता चल जाएगी यूसीसी को आना जरूरी क्यों है और क्यों नहीं है। और प्लीज़ मुझे बताना जरूर कमेंट में कि यूसीसी आना ठीक है या गलत है। तो दोस्तों मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और प्लस कमेंट जरूर करना, और मेरी वीडियो को आगे शेयर करना कि और बच्चे उसको देख पाएँ, उसको समझ पाएँ। थैंक यू।